जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री में खुद बहुत टाइम से पढ़ाना चाहता था, अब कुछ लोग बोल भी रहे हैं। 3-4 महीने पहले हमने 2-3 सेशंस रिकॉर्ड भी किए थे, बट टाइम की कमी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। अब क्योंकि पॉलिटी का मेजर चंक कवर हो गया है, तो हम पॉलिटी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। जो 2-3 सेशंस रिकॉर्ड किए थे उनमें हमने बात की थी एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के बारे में। पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए। इन लोगों ने किस तरीके से अपना स्पेस क्रिएट किया इंडिया में, वो सारी बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज अपने को बात शुरू करनी है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में, कि जब ब्रिटिशर्स अपनी पावर स्ट्रगल में लगे हुए थे, अपने प्रोमिनेंस में राइज कर रहे थे, उस टाइम पे यहाँ के लोकल रूलर्स, यहाँ की लोकल लीडरशिप क्या कर रही थी। प्राइमरीली उस टाइम पे मुगल एम्पायर की क्या सिचुएशन थी। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स राइज होना शुरू हुए, मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया। वो डिक्लाइन के क्या कारण रहे, उन पे बात करेंगे। मुगल्स के सामने क्या चैलेंजेस रहे, उनके बारे में बात करेंगे। और चैलेंजेस दो तरीके थे, एक तो इन हाउस चैलेंजेस थे विद इन द एम्पायर, और कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। दोनों एक्सटर्नल चैलेंजेस और इंटरनल चैलेंजेस के बारे में आज अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो पावरफुल मुगल एम्पायर है, इसकी फाउंडेशन रखी गई 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और बाबर ने फाउंडेशन रखी मुगल एम्पायर की। और ये जो मुगल एम्पायर है, ये अपने प्रोमिनेंस पे, ये अपने पीक पे पहुंचा अकबर के दौरान। लेकिन अगर एक्सपेंशन वाइज, एरिया वाइज बात करें, तो मुगल एम्पायर अपने पीक पे पहुंचा औरंगजेब के दौरान। औरंगजेब पास्ड अवे इन 1707। 1707 में औरंगजेब पास्ड अवे, और उसके बाद जितने भी मुगल्स आए उनको अपन बुलाते हैं लेटर मुगल्स। और ये जो लेटर मुगल्स थे, ये बड़े वीक, इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे, काबिल थे ही नहीं ये राज करने के लिए। और जैसे ही लेटर मुगल्स की शुरुआत हुई औरंगजेब के बाद, धीरे धीरे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत हो गई। लेकिन ये कहना कि लेटर मुगल्स के वीक होना एक इकलौता रीज़न है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का, वो गलत होगा। औरंगजेब के शासन के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि फाउंडेशन रख रही थी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की। जैसे औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, रिलीजियसली बड़ा इनटॉलरेंट रूलर था औरंगजेब। और धर्म के जो लोग होते थे उनके प्रति भेदभाव करना। दूसरा, औरंगजेब डेक्कन पे, बीजापुर गोलकोंडा वाले रीजन पे बड़ा एक्सेसिवली फोकस था। पूरी आर्मी यहाँ लगा दी, पैसा यहाँ लगा दिया। और आर्मी लगाई, पैसा लगाया, वो तो ठीक, चलो काम चल जाता। लेकिन फिर ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर था एम्पायर का, वो अनप्रोटेक्टेड रह गया। ये जो बाकी एम्पायर का रीजन है, वो अनप्रोटेक्टेड, थोड़ा ढीला रह गया। और औरंगजेब के दौरान ही यहाँ जो लोकल सूबेदार्स हैं, यहाँ जो लोकल नोबल्स हैं, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि उन लोगों ने अपना सर नहीं उठाया औरंगजेब के सामने, क्योंकि औरंगजेब बड़ा आयरन हैंड पॉलिसी से रूल करने वाला रूलर था, पावरफुल भी था। तो जो लोकल नोबल्स हैं उन्होंने सर नहीं उठाया, जो बाहर की पावर्स हैं उन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब पास्ड अवे, लेटर मुगल्स वीक थे, तो ये जो लोकल नोबल्स हैं, ये जो लोकल सूबेदार्स हैं, इन्होंने भी अपना सर उठाना शुरू कर दिया। अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स को स्टैब्लिश किया गया, और बाहर के भी जो पावरफुल एम्परर्स थे उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर मुगल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, औरंगजेब के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से फाउंडेशन रखी जा रही है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की। इनफैक्ट अगर थोड़ा और गहराई में पढ़ें तो मुगल एम्पायर का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ ऐसा है, उसकी फंक्शनिंग भी कुछ ऐसी है कि अगर कोई कमज़ोर एम्परर आएगा तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मुगल एम्पायर में चलता था पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप। पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एम्परर कितना काबिल है। राजा के प्रति आपकी वफादारी तब होगी जब राजा काबिल होगा, उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी। अगर राजा नाकाबिल है, अगर राजा वीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो नोबल्स हैं, ये जो सूबेदार्स हैं, ये अपना सर उठाना शुरू कर देंगे। मुगल एम्पायर शुरू से ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे काम करता था, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एम्परर की काबिलियत। अगर एम्परर काबिल नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकल सूबेदार है, जो लोकल नोबल है, जो लोकल पावरफुल आदमी है, वो अपना सर उठाएगा राजा के सामने। और यही हुआ। जैसे ही फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी खत्म हुआ 1707 में, औरंगजेब पास्ड अवे और शुरुआत हो गई डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की। अच्छा, ये जो लेटर मुगल्स हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि कोई भी लेटर मुगल ऐसा नहीं आया जिसने लंबे टाइम तक रूल ना किया हो। आए ऐसे भी लोग जिन्होंने बड़े लंबे लंबे टाइम तक रूल किया,
लेकिन इतने कमज़ोर थे, इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि इस मुग़ल एम्पायर को कभी ठीक तरीके से संभाल नहीं पाए। जैसे मोहम्मद शाह ऑलमोस्ट 29 ईयर्स तक इसने रूल किया, बट ही वॉज अ इनकॉम्पिटेंट वीक रूलर। और इस मोहम्मद शाह के रेन के दौरान बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, जैसे हैदराबाद बना, बंगाल बना, अवध बना, पंजाब बना। इन सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कहानी अपन पढ़ेंगे कि कैसे बने, ये अभी ब्रीफ देख रहे हैं। इसके अलावा ये अपन ने बात करी ली कि 1707 में औरंगजेब डाइड, और यहाँ से शुरुआत हो गई मुगल एम्पायर में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन की। रीजंस क्या रहे? एक तो वीक लेटर मुगल्स, दूसरा इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, जाट्स यहाँ पे पावर में आ रहे हैं, पंजाब में सिक्स पावर में आ रहे हैं, फिर यहाँ पे मराठास पावर में आ रहे हैं, फिर छोटे छोटे और स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, और मराठा पावर इज राइजिंग। मराठा तो इस कदर राइज कर रहे थे कि एक टाइम पे ये कहा जा रहा था कि पूरे इंडिया पे इनका शासन होगा, लेकिन हो नहीं पाया। वो कहानी भी अपन देखेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इट लेफ्ट एन ओपन फील्ड फॉर यूरोपियंस। कल तक जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनके लिए पूरा इंडिया खाली पड़ा हुआ है। कोई पावरफुल मुगल एम्परर है ही नहीं उनको रोकने के लिए। और उससे भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि ये जो लेटर मुगल्स हैं, ये सक्सेशन के वॉर्स लड़ रहे हैं। मतलब राजा कौन बनेगा, गद्दी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1717 के फारूक शाह के फरमान ने। फारूक शाह का फरमान बेसिकली दस्तक इश्यू करने की पावर, ट्रेड परमिट दे दिया गया ब्रिटिशर्स को, जिसको अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आगे भी अपन पढ़ेंगे। इसने भी मुगल एम्पायर के वीकनिंग में कंट्रीब्यूट किया। ये सारी चीजें अपन देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मुगल्स हैं, जब औरंगजेब पास्ड अवे तो इनके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आए। एक चैलेंजेस है एक्सटर्नल चैलेंजेस, और एक्सटर्नल चैलेंजेस की जब भी बात की जाती है, दो लोगों की बात की जाती है, एक तो नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। सबसे पहले नादिर शाह। नादिर शाह वॉज अ पर्शियन एम्परर, और नादिर शाह ने इंडिया को कई बार अटैक किया बिटवीन 1738 टू 1739। नादिर शाह ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी, बैटल ऑफ करनाल, और बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई फरवरी 13, 1739 को। और इस बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह की आर्मी ने मुगल आर्मी को हरा दिया। औरंगजेब के टाइम तक जो मुगल आर्मी इतनी पावरफुल हुआ करती थी कि उसके सामने कोई भी आउटसाइडर नजर नहीं उठाता था, उसको बैटल ऑफ करनाल में हरा दिया गया है और लाहौर को जीत लिया गया है। ही कॉन्कर्ड लाहौर। इनफैक्ट नादिर शाह ने बाद में मोहम्मद शाह, जो कि लेटर मुगल्स में से एक मुगल है, अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह को कैप्चर कर लिया और दिल्ली को लूटा। एक चीज बड़ी क्लियर है कि नादिर शाह कभी भी इंडिया इस इंटेंशन के साथ में नहीं आया कि उसको यहाँ पे अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना है। उसका इंटेंशन बड़ा क्लियर था, आता था, लूटपाट मचाता था, पैसे वैसे लूटता था और वापस चला जाता था। मोहम्मद शाह को कैप्चर कर लिया, दिल्ली को लूटा और पीकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर डायमंड ले गया, 70 करोड़ रुपए लगभग ले गया, और काबुल को कैप्चर कर लिया। काबुल जो कि उस जमाने में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी, उसको भी कैप्चर कर लिया। ये बेसिक नादिर शाह। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पिछले कई दिनों से, कई सालों से कोहिनूर डायमंड बहुत चर्चा में रहा है। ये कोहिनूर डायमंड ओरिजिनली किसके पास में था, फिर किस तरीके से घूम फिर के ब्रिटिशर्स के पास में पहुंचा, वो पूरी कहानी अगर आपको पता रहेगी तो ठीक रहेगा, पता करना। नादिर शाह के बाद आना शुरू हुआ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को कई बार अटैक किया है बिटवीन 1748 टू 1767। अच्छा, लेटर मुगल्स इतने वीक हो गए कि अहमद शाह अब्दाली के साथ में शांति बनी रहे, पीस बना रहे, उसके लिए इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को पंजाब दे दिया 1751-52 में कि भाई आप प्लीज हम पर अटैक मत करो, शांति बनाए रखो, पंजाब अपने पास में रख लो। इतनी बुरी हालत हो गई है लेटर मुगल्स की। और कितना भी गिफ्ट दे लो, कितना भी कुछ भी दे लो, जो पावरफुल आदमी वो ऐसी चीजों से मानता नहीं है। अहमद शाह अब्दाली ने फिर से 1757 में दिल्ली को कैप्चर किया, दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को कैप्चर कर लिया और अपना एक केयर टेकर छोड़ दिया। समझ रहे हो कि मेरे बिहाफ पे तू देख रेख कर दिल्ली की। हालांकि अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर सेकंड, जो कि लेटर मुगल्स में से एक मुगल एम्परर है, उसको मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज किया नाम मात्र के लिए कि हाँ मुगल एम्परर आप हो, लेकिन देख रेख किसके हाथ में दे दी, एक रोहिला चीफ जिनका नाम था नजीब उद्दौला। नजीब उद्दौला को बना दिया मीर बख्शी, जो कि अब्दाली के सुप्रीम एजेंट की तरीके से, जो कि अब्दाली की जगह पे दिल्ली की देखरेख किसके हाथ में चली गई, नजीब उद्दौला के हाथ में चली गई। ये चलता रहा। 1758 में रघुनाथ राव, जो कि मराठा पेशवा, बड़े पावरफुल आदमी हुआ करते थे, इनके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। रघुनाथ राव ने फाइनली अपने हाथ में चीजें ली और उन्होंने नजीब उद्दौला को दिल्ली से भगा दिया, एक्सपेल कर दिया दिल्ली से, और पंजाब को वापस से कैप्चर कर लिया। जो पंजाब अहमद शाह अब्दाली को दिया गया था 1751-52 में, उसको वापस से कैप्चर कर लिया।
अहमद शाह अब्दाली जब खबर मिली तो वापस आया, और ये वो दौर है जब मराठास के लिए कहा जा रहा है कि मराठास इतने पावरफुल हैं कि इंडिया पे शासन उनका होगा, पूरा इंडिया उनके कब्जे में होगा। लेकिन फिर 1761 में चीज़ें बदली, और शायद हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई अब्दाली और मराठास के बीच में, और अब्दाली डिफीटेड द मराठास। अब्दाली ने मराठास को हरा दिया, और यहाँ से जो मराठास का एक्सपेंशन है वो रुक गया, वो खत्म हो गया। ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल ये भी पूछता है यूपीएससी कि ये जो पानीपत नाम की जगह है वहीं पर इतनी इंपॉर्टेंट बैटल्स क्यों लड़ी गई हैं। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और इसके बाद बाबर ने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी इंडिया में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर जीता, और ये इंश्योर किया गया कि जो मुगल एम्पायर है वो अगले कई सालों तक कंटिन्यूएशन में रहेगा, पावरफुल रहेगा। और फिर फाइनली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, अब्दाली ने मराठास को हरा दिया। ये पानीपत की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो। सबसे पहले तो वाई पानीपत वॉज अ फेवरेट बैटलफील्ड। क्यों फेवरेट था? बिकॉज पानीपत हैड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर मैप में देख रहे हो तो ये पानीपत रहा, यहाँ रहा दिल्ली, दिल्ली के पास में है पानीपत। दूसरा, पानीपत के इधर देखोगे तो डेजर्ट एरिया है, इधर देखोगे तो पंजाब है जहाँ नदियाँ वदियाँ बहुत हैं, इधर देखोगे तो फॉरेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, इधर भी थोड़ा बहुत एमपी में फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो आसपास जितना भी एरिया है वहाँ कोई डेजर्ट है, कहीं नदियाँ वदियाँ बहुत ज़्यादा है, प्लेन ग्राउंड नहीं है। तो पानीपत की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है। दूसरा, दिल्ली के पास में है, दिल्ली के पास में तो जो लोकल एम्परर है उसको अपनी आर्मी लाने ले जाने में, आर्मी को खाना वाना लाने ले जाने में ईजी रहेगा। प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। तीसरा, फ्लैट ग्राउंड है। पानीपत और पानीपत के आसपास जितना भी रीजन है वो फ्लैट ग्राउंड है। तो अगर तुम्हें अपने घोड़े, अपने ऊंट वगैरह मूव करने, उस कैवलरी के मूवमेंट के लिए फ्लैट ग्राउंड चाहिए, इसलिए भी सूटेबल है। और तीसरा, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बना दी थी। ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से दिल्ली तक। अब ये जो ग्रांड ट्रंक रोड के थ्रू जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के रास्ते में पानीपत है, तो मूवमेंट भी बहुत ईजिली हो रहा है। इसके अलावा ये जो पानीपत वाला एरिया है इसमें जितने भी आर्टिसंस हैं, जितने भी स्मिथ्स हैं, मतलब जो लोकल स्किल्ड लोग हैं, उनको वॉरफेयर रिलेटेड मटेरियल्स बनाना बहुत अच्छे से आता है, तलवारें वलवारें बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो मतलब जो लड़ाई के लिए सामान चाहिए वो भी वहाँ मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून है, रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है वो भी शॉर्टर है। मतलब सारी सुविधाएं इस जगह पे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, फ्लैट ग्राउंड है, दिल्ली के पास में है, फिर ग्रांड ट्रंक रोड से आने में बहुत ईजी पड़ जाता है सब कुछ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इतनी सारी सुविधाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैटल्स, जो 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो यहाँ पे हुई। अच्छा, ये तो हुए एक्सटर्नल चैलेंजेस। और एक्सटर्नल चैलेंजेस में अपन 2 लोगों की बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं नादिर शाह के बारे में, और नादिर शाह ने एक इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी, बैटल ऑफ करनाल 1739 में, जिसमें मुगल आर्मी को हरा दिया गया। फिर अपन बात कर रहे हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में, और अहमद शाह अब्दाली के लिए एक चीज़ जो बेहद इंपॉर्टेंट है, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी इसने और मराठास को हराया। इसके बाद सवाल आता है कि इंटरनल चैलेंजेस क्या रहे, और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में जो सबसे प्रोमिनेंट इंटरनल फैक्टर है वो है वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जितने भी लीडर मुगल्स आए वो अपने आप में कमज़ोर, वीक, इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे। आगे चलते हुए अपन देखेंगे कि कुछ तो ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे कोई और रूल कर रहा है, जिनके बिहाफ पे कोई और एम्पायर को चला रहा है, उनको पता ही नहीं है। लेटर मुगल्स में जो सबसे पहले आए वो थे बहादुर शाह 1। एक बात ये भी है कि औरंगजेब व्हेन ही पास्ड अवे इन 1707, तो औरंगजेब की उम्र थी लगभग 85-90 के आसपास, और उस टाइम तक बहादुर शाह 1 की उम्र हो गई है लगभग 55-60 के आसपास तक। तो ये आदमी भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है जब तक इसकी बारी आई है एम्परर बनने की। और जैसे ही एम्परर बनने की बारी आई तो सक्सेशन वॉर शुरू हो गया, तीनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। एक भाई का नाम था मोहम्मद आजम, दूसरे का नाम था काम बख्श, और तीसरा तो ये है ही बहादुर शाह 1 जिसका ओरिजिनल नाम था प्रिंस मुअज्जम। इन तीनों भाई में सक्सेशन का वॉर शुरू हो गया। बहादुर शाह 1 ने अपने दोनों भाइयों को मारा और गद्दी पे बैठा। और बहादुर शाह 1 कितना काबिल था, इसका आइडिया इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि इसको कैफी खान ने टाइटल दिया शाह ए बेखबर का। बेखबर, जिसको कोई खबर ही नहीं है, जिसको कोई जानकारी ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि उसके एम्पायर में, उसके किंगडम में क्या चल रहा है। इतना नाकाबिल आदमी था ये। और इस बहादुर शाह 1 के दौरान ही रीजनल पावर्स ने इमर्ज होना शुरू कर दिया, रीजनल पावर्स ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। ऐसी पावर्स जो कि औरंगजेब के टाइम से ही
डोमिनेंस के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन औरंगजेब के टाइम में उन्होंने सर उठाने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। हालांकि बहादुर शाह 1 ने पैसिफाई करने की कोशिश करी, बातचीत करके इनको मनाने की कोशिश करी, लेकिन काम नहीं आया। जैसे दिल्ली के आसपास वाले रीजन में जाट लोगों ने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। दिल्ली के पास में एक जगह है भरतपुर, जो कि जाट लोगों का किंगडम भी रहा है। फिर इधर महाराष्ट्र में मराठास तो अपने राइज पे थे ही, मराठास तो किसी को गिन ही नहीं रहे थे। राजस्थान में बहुत सारे राजपूत रूलर्स, उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। पंजाब में सिख लोगों ने बंदा बहादुर के अंडर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। मतलब धीरे धीरे ये जो रीजनल पावर्स हैं, इन्होंने अपना सर उठाना, अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया है। बहादुर शाह 1 के बाद आया जानदार शाह, और जानदार शाह एम्परर बना जुल्फिकार खान की मदद से। जुल्फिकार खान जो कि वजीर था इसका, प्राइम मिनिस्टर था इसका। जुल्फिकार खान बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का जो आइडिया है वो जुल्फिकार खान ने रखा था सबसे पहली बार। हालांकि इंडिपेंडेंट करने से पहले ही विल पास अवे, लेकिन हाँ, आइडिया सबसे पहली बार किसने रखा था? जुल्फिकार खान ने। और इस जुल्फिकार खान की मदद से जानदार शाह बना एम्परर। अच्छा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इजरा सिस्टम। इजरा सिस्टम बेसिकली कि फार्मर्स से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। और ये क्यों किया गया? ताकि जो एम्पायर की फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी इंप्रूव हो। जजिया को अबॉलिश किया गया। जजिया आपको पता ही है, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको बोलते हैं जजिया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अच्छा, ये जो जानदार शाह है ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा नहीं, इसको टॉपल कर दिया, इसको हटा दिया इसके नेफ्यू ने, जिसका नाम था फारूक शियार। फारूक शियार के फरमान्स बड़े फेमस हैं, अपन ने पढ़े हुए हैं 1717 के। फारूक शियार का क्या सिनेरियो है? ये भी अपने आप से राजा नहीं बना, एम्परर नहीं बना, इसको भी मदद लगी, और इसको मदद मिली सैयद ब्रदर्स से। बड़े इंपॉर्टेंट ब्रदर्स हैं दोनों भाई, एक का नाम अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम हुसैन अली। अब्दुल्ला खान वजीर हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और हुसैन अली मीर बख्शी मतलब आर्मी चीफ हुआ करते थे। इन दोनों भाइयों ने, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ने मदद करी फारूक शियार की एम्परर बनने में। इनकी मदद से फारूक शियार एम्परर बना। इन दोनों भाइयों को हिस्ट्री में जाना जाता है किंग मेकर्स के नाम से। दे आर नोन एज किंग मेकर्स इन द हिस्ट्री। फारूक शियार बहुत ज़्यादा काबिल रूलर था नहीं। आप समझ ही सकते हो कि कोई आदमी जो कि किसी दूसरे के कंधे पे चढ़ के राजा बना हो, एम्परर बना हो, वो कितना ही काबिल होगा। लेकिन हाँ, फारूक शियार ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो किया। अब पता नहीं खुद से इच्छा थी इसकी रिलीजियसली टॉलरेंट होने की, या उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी, इतना पावरफुल था नहीं, तो रिलीजियस टॉलरेंट होना शायद इसकी एक मजबूरी भी थी। बट हाँ, इसने रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो किया, जजिया को अबॉलिश रखा, और पिलग्रिमेज टैक्स जो लगाया जाता था उसको भी अबॉलिश रखा। फारूक शियार अपने टेन्योर के दौरान एक बार बड़ा बीमार पड़ गया, और इतना बीमार हो गया कि जो लोकल इसके जो भी डॉक्टर्स थे, जो भी हकीम थे, उन लोगों ने गिव अप कर दिया। इसको मदद की अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। एक आदमी है जॉन सरमन, उन्होंने अपनी मेडिकल टीम के साथ में इसको मदद भेजी, और उसके बाद फारूक शियार सही हुआ। तब से फारूक शियार का जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है ब्रिटिशर्स के साथ में, वो थोड़ा बेहतर हो गया। और इसी के बदले में 1717 में फारूक शियार ने ब्रिटिशर्स को फरमान्स इश्यू करने की पावर दे दी। बंगाल और बंगाल के आसपास वाले रीजन में दस्तखत इश्यू करने की पावर दे दी, मतलब ट्रेड परमिट्स इश्यू करने की पावर दे दी। और अपन ने ये पढ़ा भी हुआ है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे भी कि ये जो फरमान्स हैं ये बड़ी प्रॉब्लम बनेंगे आगे चल के। 1719 में यही सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इन दोनों ने मदद ली पेशवा बालाजी विश्वनाथ की। जब ये फारूक शियार अपनी थोड़ी मनमर्जी करने लगा, तो सैयद ब्रदर्स ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जब मराठास के बारे में पढ़ेंगे तो बालाजी विश्वनाथ इनके बारे में बहुत ढंग से पढ़ेंगे। सैयद ब्रदर्स ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद ली और फारूक शियार को मार दिया। और ये हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार किसी मुगल एम्परर को उसके नोबल्स ने मारा। फारूक शियार पास अवे, फारूक शियार को मार दिया गया, और उसके बाद पावर में आया या मुगल एम्परर बने दो लोग छोटे छोटे टेन्योर के लिए। एक का नाम था रफ़ी उद दरजात। दरजात बड़े छोटे टेन्योर के लिए मुगल एम्परर रहे, फरवरी 28 को बने और जून 4 को ही पास अवे। इनफैक्ट सबसे लीस्ट पीरियड के लिए, सबसे कम टेन्योर के लिए अगर कोई मुगल एम्परर आए तो वो कौन रहा है? दरजात। टीवी थी इनको, टीवी की वजह से ही पास अवे। फिर बना रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला भी छोटे टेन्योर के लिए रहे, इनको टाइटल मिला शाहजहां सेकंड का। ओपियम एडिक्ट था ये आदमी, गांजा वांजा पीता था, उसकी वजह से ही पास अवे। फिर मुगल एम्परर बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का ओरिजिनल नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर या फिर मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर्स की हेल्प से एम्परर बना, मतलब सैयद ब्रदर्स के कंधे पे, किंग मेकर्स के कंधे पे चढ़ के एम्परर बना।
काबिलियत के बारे में आप सोच सकते हो। और काबिलियत का आइडिया इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि इस आदमी को टाइटल दिया गया रंगीला का। रंगीन आदमी था, दारू वारू पीता था, डांस वांस देखता था, एम्पायर में क्या चल रहा है उससे इसको कोई मतलब था ही नहीं। हाँ, इसी के टेन्योर के दौरान सैयद ब्रदर्स को मार दिया गया। मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मार दिया विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क इसका वजीर हुआ करता था, इसका प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। यही निजाम उल मुल्क 1724 में हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह से स्टैब्लिश करेगा। इस निजाम उल मुल्क की मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मार दिया। अच्छा, जब मोहम्मद शाह रूल कर रहा है उस दौरान कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या चल रहा है? 1737 में बाजीराव वन ने दिल्ली को इन्वेड कर दिया है। बाजीराव वन, बाजीराव मस्तानी देखी होगी आपने, चीते की चाल बाज की नज़र, और बाजीराव की तलवार से कोई नहीं बच पाया, ये वही बाजीराव हैं। बंगाल, मुर्शीद कुली खान ने 1717 में बंगाल को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट स्टेब्लिश कर दिया है। सादत खान ने अवध को 1722 में इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह से स्टेब्लिश कर दिया है। निजाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद को एज इंडिपेंडेंट स्टेट स्टेब्लिश कर दिया है। और 1739 में नादिर शाह ने बैटल ऑफ करनाल में मुगल आर्मी को हरा दिया है। ये सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये कैसे कैसे बनी है, क्या क्या कहानी रही है, वो अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि मोहम्मद शाह का टेन्योर एक तरफ चल रहा है और कंटेम्प्रेरी इंडिया में बाकी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रही हैं। मराठास पावर में राइज कर रहे हैं, नादिर शाह ने अटैक कर दिया, मोहम्मद शाह को कैप्चर कर लिया है। फिर मोहम्मद शाह के बाद आया अहमद शाह। अहमद शाह वॉज अ इनकॉम्पिटेंट रूलर। इनफैक्ट लेटर मुगल्स में से कॉम्पिटेंट रूलर तो कोई था ही नहीं, सारे नाकाबिल थे, सारे वीक थे, सारे कमज़ोर थे। अहमद शाह के रूल के दौरान एम्पायर की बागडोर दे दी गई ऊधम बाई के हाथ में। ऊधम बाई जो कि इसकी क्वीन मदर थी, और ऊधम बाई खुद इतनी नाकाबिल थी कि उन्होंने एम्पायर की बागडोर दे दी जावेद खान को। जावेद खान इनका कोई प्रेमी वगैरह रहा होगा, देख रहे हो, मुगल एम्पायर जो इतना पावरफुल हुआ करता था। स्थिति देखो कि एम्परर है अहमद शाह, उसने बोला भैया हमसे ना हो पाएगा, किसके हाथ में दे दिया सब कुछ? ऊधम बाई के हाथ में। ऊधम बाई ने फिर बोला कि हमसे ना हो पाएगा, और उसने दे दिया किसी प्रेमी के हाथ में जिसका नाम है जावेद खान। कैसे डिक्लाइन ना हो? अहमद शाह का टेन्योर खत्म हुआ। फिर मुगल एम्परर बना आलमगीर सेकंड। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके टेन्योर के दौरान बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी बेहद इंपॉर्टेंट बैटल, टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इसके बारे में अपन आगे चलते हुए बात करेंगे। फिर आलमगीर सेकंड के बाद आया शाहजहां थर्ड, इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं। फिर उसके बाद आता है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के टाइम पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। एक तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 जिसमें मराठास को हराया गया, वो लड़ी गई। बैटल ऑफ बक्सर 1764, जितनी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी है उतनी ही इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बक्सर, अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। लेकिन इस बैटल ऑफ बक्सर के एंड में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 1765 में, और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू शाह आलम सेकंड ने कंपनी की प्रोटेक्शन को स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद में रहना शुरू कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे हिस्ट्री में, आगे चलते हुए अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। शाह आलम सेकंड के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये जो शाह आलम सेकंड है या मुगल एम्परर है, उसने ऑफिशियली कंपनी की प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, इलाहाबाद में रहना शुरू कर दिया, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं वो किसको मिल गए? अंग्रेजों को मिल गए। एक तरीके से मुगल्स बिकेम पेंशनर्स ऑफ इंग्लिश, मतलब अब इंग्लिश का जो डोमिनेंस है वो स्टेब्लिश हो चुका है। मुगल्स का जो डोमिनेंस था वो खत्म पहले ही हो गया था, लेकिन अब प्रॉपरली मोहर लग गई उस पर। फिर अकबर सेकंड आए। अकबर सेकंड ने एक काम जो याद करने लायक किया वो किया कि राम मोहन राय साहब को जो राजा का टाइटल दिया है वो किसने दिया है? अकबर सेकंड ने दिया है। और इसके ड्यूरेशन के दौरान जो कॉइन्स मुगल एम्परर्स के नाम से इशू किए जाते थे वो बंद कर दिए गए। और लास्ट बहादुर शाह सेकंड है, लास्ट मुगल एम्परर हैं। इनके टेन्योर के दौरान रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इनको कैप्चर कर लिया गया और रंगून में इनको भेज दिया गया, वेयर ही डाइड। और ये कहानी हुई लेटर मुगल्स की। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई सजेशन हो कुछ इंप्रूवमेंट करने का तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।